स्वागत है आपका आज एक नए वीडियो में। आज मैं लेके आया हूँ एडिटोरियल द हिंदू का एक और इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है दोस्तों। गल्फ़ काउंसिल के ऊपर गल्फ़ कॉपरेशन जो काउंसिल है और उसके बारे में हम बात करेंगे कि उसके भारत के साथ संबंध कैसे हैं और वो व्यापार और विभिन्न जो क्षेत्र हैं भू राजनीतिक क्षेत्र में किस प्रकार भारत के सहयोगी हो सकते हैं। देखिए दोस्तों एडिटोरियल है ब्रिजिंग द गल्फ व्यू ट्रेड स्ट्रेटेजिकली। उसके बाद आप देख सकते हैं लुक वेस्ट एंड ट्रेड सॉफ्टली। ये आप देख सकते हैं तो वेस्ट है दोस्तों जो हमारा मिडिल एशिया है उसकी तरफ ये बताता है। और वाई गल्फ मैटर्स फॉर इंडिया ये एक इम्पॉर्टेंट दोस्तों एक कह सकते हैं कि एक आर्टिकल्स है उस पर हम बात करेंगे आगे विस्तार से। देखिए दोस्तों ये आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए आप देखेंगे कि व्यापार समझौते के प्रकार और भारत और खाड़ी देश मैं आपको सभी को बताऊंगा कि प्री में इससे क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में मैं आगे स्लाइड में चर्चा करूंगा। मेंस के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों मेंस में ये आपके मैं लिखना शायद भूल गया मैं GS2 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएगा जो इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक आता है उसके लिए। यहाँ आप देख पाएंगे दोस्तों कि भारत और खाड़ी देश भारत खाड़ी संबंधों का महत्व मुक्त व्यापार समझौते जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो करते हैं उसकी हम बात करेंगे। भारत के लिए अवसर होगा जो ऊर्जा सुरक्षा के लिए आर्थिक लचीलेपन के लिए और खाड़ी सहयोग किसान संबंधों की महत्वता इसके बारे में हम बात करेंगे। और मेंस के लिए GS2 के पेपर से संबद्ध होता है दोस्तों। ये इस PPT के लिए आप मेरे टेलीग्राम आईडी से जोड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अगले स्लाइड से। हम उसके सबसे पहले जानते हैं कि उसका परिचय क्या है। गल्फ जो कॉपरेशन काउंसिल है तो उसके बारे में हम जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके उद्देश्य क्या थे। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे आपकी इसकी स्थापना 1981 में हुई थी रियाद सऊदी अरब में। उसके बाद देखें इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं। इसके सदस्य देश दोस्तों सऊदी अरब है, UAE जो संयुक्त अरब अमीरात कहलाता है, कुवैत, ओमान और कतर और बहरीन को आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने मैप भी लगाया है। मैप में आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ सऊदी अरब है, यहाँ बहरीन है, यहाँ कुवैत, उसके बाद आप कतर, उसके बाद UAE को तो आप देख सकते हैं दोस्तों। ये सारे जो हैं वो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के सदस्य देश हैं। और आगे उसके उद्देश्य की हम बात करते हैं दोस्तों। उद्देश्य में आता है कि राजनीतिक आर्थिक और सांस्कृतिक समन्वय साझा करना और साझा सुरक्षा विकास के लक्ष्य की प्राप्ति करना, समन्वय एकीकरण और आपसी सहयोग को महत्व देना, समान आर्थिक और वित्तीय कानून नीतियां बनाना और वैज्ञानिक और जो तकनीकी प्रगति हो सकती है उनका संवर्धन करना, उनका संरक्षण करना, उनको निर्देशित करना दोस्तों। ये सारे जो हैं वो लक्ष्य होते हैं जो GCC का है जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है वो सारे। और उसके दोस्तों हम प्रशासनिक स्वरूप की ओर अगर जाएं तो प्रशासनिक स्वरूप में हम देख सकते हैं कि 3 संवैधानिक राजतंत्र हमको दिखते हैं वो कतर और कुवैत बहरीन वो हो जाते हैं दोस्तों। जो 3 जो राष्ट्र है कतर कुवैत और बहरीन वो हमारे 3 जो संवैधानिक राजतंत्र हैं वो उनके सदस्य देश हैं। और इसके दोस्तों अगर हम संरचना की बात करें तो संरचना में हम देख सकते हैं कि सर्वोच्च परिषद होती है, उसके बाद एक मंत्री परिषद, उसका जो सचिवालय है वो होता है और एक सलाहकार आयोग होता है दोस्तों। सलाहकार आयोग इम्पोर्टेंट है, ये सिर्फ एडवाइस देने का कार्य करता है, ये बाध्यकारी नहीं होता है। उसके बाद एक विवाद निपटान प्रणाली या विवाद निपटान आयोग आप इसको बोल सकते हैं जो विवादों का निपटान करने पे ध्यान अधिक देती है। उसके बाद आप एक महासचिव के पद को भी देख सकते हैं। जो महासचिव होता है जो दैनिक जो दिनचर्या होती है उसका संचालन करने के लिए वो महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। उसके बाद आप इसके सचिवालय को देख सकते हैं। सचिवालय रियाद और सऊदी अरब में है। रियाद जो सऊदी अरब में है, यहाँ इसकी स्थापना भी की गई थी, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। देखिए इसके बाद 2 पूर्ण राजतंत्र हमको दिखते हैं जो सऊदी अरब है और ओमान है। वो आपके 2 पूर्ण राजतंत्र हैं जो पूरी तरह से जो राजतंत्र है उनके राजा है या उनके जो राजकुमार हैं उनकी तरफ से शासित होता है। एक संघीय राजतंत्र भी है, UAE को आप देख पाएंगे। और आधिकारिक भाषा दोस्तों GCC की अरबी है, उसको मैंने सभी बता दिया। आपको जो फंडामेंटल्स हैं GCC गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के ये सारे फंडामेंटल हो गए दोस्तों। इनकी स्थापना कब हुई थी, इसके सही जो इसके देश हैं सदस्य देश हैं उनके उद्देश्य क्या है और इसके जो प्रशासनिक स्वरूप है और इनकी भाषा आधिकारिक भाषा के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी। अब दोस्तों भारत और इसके जो GCC के संबंध है उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं।
जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है दोस्तों, उस पे मैं सबसे पहले आपको बात करना चाहूँगा। जो रणनीतिक महत्व है, भारत का विस्तारित पड़ोसी है दोस्तों। विस्तारित पड़ोसी कहने का अर्थ है कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि भारत आपको इधर दिखेगा दोस्तों, बहुत ईस्ट में दिखेगा आपको इधर, और ये है दोस्तों वेस्ट में। तो ये डायरेक्टली हमारा पड़ोसी नहीं है, लेकिन ये विस्तारित पड़ोसी यानी पड़ोसियों के पड़ोसी है, वो उस पर विस्तारित पड़ोसी हम मान सकते हैं। तो हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता, अब मैंने आपको बताया पिछले स्लाइड में कि ये जो दो देश है दोस्तों, ये सारे हैं जो इंडियन ओशन से लगे हुए हैं। इंडियन ओशन से लगे हुए हैं तो उनकी स्थिरता और जो उनकी सुरक्षा है, उसकी शांति, ये सारे देशों की एक जिम्मेदारी बन जाती है दोस्तों, सुरक्षा और स्थिरता। एफटीएफ में साझेदारी मैं आपको आगे स्लाइड में और चर्चा करूंगा। जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं हमारे, उसके लाभों, उसके महत्व के बारे में। तो ये रणनीतिक महत्व के बारे में आप देख सकते हैं। और आर्थिक सहयोग दोस्तों, आज के आर्थिक परिप्रेक्ष्य में हम जीसीसी के साथ किस तरह के जो आर्थिक संबंध है वो साझा करते हैं, उसकी यहाँ आगे बात की गई है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो जीसीसी है दोस्तों, जीसीसी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक है। इस क्षेत्र में आप देखें तो सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक कहलाता है। और 2021-22 में व्यापार 154 बिलियन डॉलर, उससे ज़्यादा था दोस्तों। 154 बिलियन प्लस लिखा है, यानी 154 बिलियन ऑफ यूएस डॉलर से भी अधिक था। तेल हम लोग वहाँ से आयात करते हैं, 42% जो तेल है दोस्तों वो हम आयात करते हैं। और गैस का 70% हम जीसीसी यानी गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के जो सदस्य देश हैं उनसे हम सब वो करते हैं दोस्तों। मैंने आपको पिछले स्लाइड में बता दिया था। भारतीय प्रवासी जो है दोस्तों, इंडियन डायस्पोरा 7.6 मिलियन, जो जितने 7-8 जो देश मैंने बताए, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, ओमान, कतर, बहरीन, इन सभी देशों में 7.6 मिलियन जो भारतीय डायस्पोरा है, यानी भारतीय जो प्रवासी हैं दोस्तों, वो वहाँ पे निवास करते हैं या वास उनका है। आप देखेंगे उसके बाद कि राजनीतिक सहयोग को देख सकते हैं आप। राजनीतिक सहयोग में आप देखेंगे कि भारत के प्रति अनुकूल रुख, अनुच्छेद 370 जब 2019 में हमने हटाया, तो उनका जो स्टांस था दोस्तों तटस्थता का था, न्यूट्रल थे वो लोग कि ये भारत का अधिकार क्षेत्र है और भारत अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए स्वतंत्र है दोस्तों। तो उस प्रकार उन्होंने हमारा राजनीतिक और तौर पे हमारा साथ दिया और 370 पे तटस्थता बरती दोस्तों। और भारत को यूएनएससी अस्थायी सदस्य के रूप में समर्थन, इसका आप देख सकते हैं कि जो जीसीसी है दोस्तों, वो आप जानते हैं कि यूएन का जो यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है दोस्तों, उसकी अस्थायी सदस्य के रूप में ये हमेशा समर्थन देता रहा है। उसके बाद देखेंगे कोविड के दौरान आपूर्ति श्रृंखला बनी रही, यानी कि जो राजनीतिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र में देखिए, रणनीतिक महत्वों में देखें तो हमने, आप सुने होंगे कि हमने वहाँ पे दोस्तों वैक्सीन भी सप्लाई किया था, जो गल्फ कंट्रीज़ हो गई वहाँ पे। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। रक्षा सहयोग की अगर हम बात करें तो रक्षा सहयोग भी आज के जो इकोनॉमिक या जो डिफेंसिव आप सोच सकते हैं जो कॉरपोरेशन है, उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रक्षा सहयोग में देखेंगे कि द्विपक्षीय अभ्यास ओमान के साथ होते हैं, जिनका नाम है अल नजाह, नशीम अल्बन और ईस्टर्न ब्रिज के नाम से आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। और यूएई के साथ भी हमारे द्विपक्षीय जो अभ्यास हैं वो होते हैं। इन यूएई बिलेट डेजर्ट ईगल नाम से ये हमारे जो वायुसेना के हैं या जो नेवी के हैं वो अभ्यास चलते रहते हैं दोस्तों। ओमान का दुकम बंदरगाह आप सुने होंगे, ओमान का दुकम बंदरगाह भारतीय नौसेना को उपलब्ध है, जो हमारे रक्षा जो सहयोग है उसको और सुदृढ़ करने का कार्य करता है। समुद्री डकैत दोस्तों और आतंकवाद, समुद्री डकैत हो गए, आतंकवाद और आपसी सहयोग के जो सहयोग हैं उनके आह्वान करता है। और समुद्री डकैतों से, आतंकवाद से सब निपटने की कोशिश करते हैं साथ में। सॉरी। आप देखें दोस्तों प्रमुख सहयोग क्षेत्र जो इनके हैं भारत और जीसीसी के, उसको हम यहाँ पे देखते हैं कि ऊर्जा, सबसे पहले ऊर्जा आता है दोस्तों। भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति जीसीसी देशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि जो तेल का वो आयात करता है लगभग, मैं आपको दिखा देता हूँ। तेल का आयात दोस्तों 42%, तेल के आयात हम 42% करते हैं। और जो नेचुरल गैस है वो लगभग 72% हम गल्फ कंट्रीज से मंगाते हैं दोस्तों, आयात करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और हमारा व्यापार समझौते में अगर बात करें तो भारत और यूएई के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी इनके
जो है चर्चा किया था CEPA के बारे में। अन्य GCC देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता जारी है, यानी जो फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है उनके वार्ताएं संवाद के दौर जारी हैं दोस्तों। अभी पूरी तरह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं, लेकिन निकट भविष्य में इम्प्लीमेंट होने की आशा है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों निवेश। हम निवेश की बात करते हैं कि यहाँ क्या-क्या इसके निवेश किए गए हैं दोस्तों। GCC देशों के संप्रभु निधि भारतीय बुनियादी ढांचे, तकनीकी स्टार्टअप और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं। दोस्तों यही सब निवेश के क्षेत्र है, नवीकरणीय ऊर्जा, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गए, उस पे ही आजकल ज़्यादा निवेश और आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकते हैं। और डिजिटल भुगतान की अगर हम बात करें तो भारत की UPI और रुपे कार्ड प्रणालियों को UAE और ओमान के डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया जा रहा है दोस्तों, इंटीग्रेट किया जा रहा है। ये हमारा जो UPI है और जो रुपे डेबिट कार्ड जो है, जो RBI ने हमारा जारी किया था, उसको UAE और ओमान के डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है, वो ताकि भविष्य में वहाँ भी हमारे जो UPI जो हमने DPI बनाया है दोस्तों, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाए हैं, वो उनको विस्तारित हो सकता है दोस्तों। ये देखिए मैंने आपको FTA की बात की, जो फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि भारत और GCC के जो FTA हैं उनके क्या-क्या लाभ हो सकते हैं दोस्तों। तो इसके लाभ में आप सबसे पहले देखेंगे कौशल विकास। FTA होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा दोस्तों, तो हमारा कौशल उनको और उनका कौशल हमको मिलेगा, तो दोनों की एकीकृत इंटीग्रेटेड जो स्किल होगी दोस्तों, तो स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा। कौशल विकास और शिक्षा में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों डिजिटल सहयोग, मैंने आपको पिछले साइड में बात की, जो पब्लिक जो दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बढ़ावा देने का कार्य किया जाएगा। डिजिटल तकनीक और नवाचार में सहयोग को बढ़ावा यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद खाद्य सुरक्षा दोस्तों, जो फूड सिक्योरिटी है उस पर ध्यान दिया जा सकता है। खाद्य संसाधनों की उपलब्धता और पहुँच सुनिश्चित की जाएगी। हालाँकि भारत खाद्य जो सामग्रियाँ हैं उस पे पूरी तरह से आत्मनिर्भर है दोस्तों। हम लगभग, अगर आप सुने होंगे तो 370 मिलियन टन के आसपास हम लोग उत्पादकता है, हमारी प्रोडक्शन हम करते हैं खाद्य उत्पादकों का। तो आप इस तरह से आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद निर्यात प्रोत्साहन, हम अगर FTA होगा तो निर्यात प्रोत्साहन हमको मिल पाएगा। भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक अवसरों का विस्तार यहाँ पे किया जा सकता है दोस्तों। ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी की जो सिक्योरिटी है वो निर्धारित किया जा सकता है। ऊर्जा संसाधनों की स्थिर और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना। मैंने आपको पिछले साइड में बात की, जो क्लीन एनर्जी है दोस्तों, जो स्वच्छ ऊर्जा है, क्लीन एनर्जी, उस पे हम ध्यान दे सकते हैं, उसका आयात कर सकते हैं। जो तेल हैं, जो नेचुरल गैसेस हैं दोस्तों, जो स्वच्छ ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं, उसको हम निर्धारित कर पाएंगे। उसके बाद देखते हैं कि शुल्क में रियायत, जो दोस्तों जो टैरिफ हैं उन पे कुछ ना कुछ रियायतें मिलेंगी, क्योंकि FTA के अंतर्गत जो टैरिफ में रिलीफ की भी बात किया जाता है, उसके भी प्रावधान वहाँ पे किए जाते हैं। तो अगले बात करेंगे दोस्तों कि जो फारस की खाड़ी है उसकी रणनीतिक महत्व क्या है। फारस की खाड़ी आप देख पा रहे होंगे मैप में, मैंने मैप इसका लगा भी रखा है दोस्तों। जो फारस की खाड़ी है उस पे ही हम, आप जानते हैं कि हॉर्मुज डमरू मध्य जो एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट उसको हम मान सकते हैं। उसकी यहाँ पे ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है फारस की खाड़ी। यहाँ पे पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगा आपको, यहाँ आसपास सारे देश आपको देखने को मिलेंगे। इसमें प्रमुख देश कौन कौन से हैं दोस्तों? इसमें प्रमुख देश की अगर हम बात करें तो ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, UN और बहरीन। ज़्यादातर आपको इसमें GCC के ही 10 सदस्य देखने को मिल सकते हैं। उसमें देखिए दोस्तों, वैश्विक जो तेल भंडार है उसका टू थर्ड पार्ट जो है दोस्तों, वो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, हार्मुज जलमंडल मध्य के पास, फारस की खाड़ी में, जो गल्फ ऑफ पर्शिया जो बोलते हैं उसमें। उसके बाद दोस्तों गैस भंडार का 1/3 आपको देखने को मिलेगा। समुद्र व्यापार का केंद्र दोस्तों हार्मुज, मैंने जो आपको बताया, हार्मुज जो जलमंडल मध्य है, जो एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स है दोस्तों। चोक पॉइंट आप समझते होंगे कि जैसे आप मलक्का जो जल डमरू मध्य हमारा जो इंडियन ओशन में आप सुने होंगे, वो भी एक चोक पॉइंट है, स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट। तो उसको आप उसमें देख सकते हैं दोस्तों। और लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं जो हमारे और GCC
या फ़ारस की खाड़ी के सदस्यों के बीच अभी भी बनी हुई हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है। मैं आपको चुनौतियों की सबसे पहले बात करता हूँ। चुनौतियाँ हैं दोस्तों, एफटीए वार्ता में विलंब। 2004 से वार्ता जारी है दोस्तों, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है 2004 से जारी है, लेकिन अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है दोस्तों। इसको अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। अंतिम रूप देंगे तो दोनों की इकोनॉमी बूस्ट कर सकती है। श्रमिक के अधिकारों की बात की जाए, काफ़ाला प्रणाली जैसी नीतियाँ श्रमिक की स्वतंत्रता को सीमित करती हैं, उस पे एक विचार करने की ज़रूरत है, जो निकट भविष्य में विचार किए जाने की संभावनाएँ अधिक दिखती हैं दोस्तों। उसके बाद आप देखेंगे व्यापार असंतुलन जो है भारत या जीसीसी को निर्यात, लेकिन उसके आयात की तुलना में बहुत ही कम है दोस्तों, सीमित मात्रा में है। यानी हम यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं। आप ट्रेड डेफिसिट जानते होंगे कि ट्रेड डेफिसिट एक ऐसा टर्म है दोस्तों कि हमारा आयात निर्यात से बहुत अधिक होता है, तो वो हमको होता है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का हमको सामना करना पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ और वो भी सऊदी अरब और कतर के साथ, बाकियों के साथ तो हम प्लस में हैं, सरफेस में रहते हैं, सरप्लस में रहते हैं। तो उसको आप देख सकते हैं। भू राजनीतिक अस्थिरता जो देख सकते हैं दोस्तों, जो यमन युद्ध हो सकता है, इसराइल और फिलिस्तीन का तनाव, सऊदी ईरान जो प्रतिद्वंद्विता है, वो हमारे दोस्तों जो भू राजनीतिक अस्थिरता है, जो जियोपॉलिटिक इंस्टेबिलिटी है, उन पे जो हमारे एफटीए हैं या जो विभिन्न जो व्यापार हैं, वो इसमें प्रभावित होते हैं दोस्तों। लेकिन आगे की राह, इस दोनों के जो संबंध हैं उसको बेहतर बनाने के लिए जो आगे की राह हो सकते हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। एफटीओ को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाना चाहिए दोस्तों। मैंने पिछले साल में आपको बताया कि 2004 से लगभग 2004 से हम अंतिम रूप दे नहीं पाए हैं, तो अंतिम रूप दिया जाए उसको। सेवाओं, डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऊर्जा निवेशों में व्यापार की संभावनाएं बढ़ेंगी इससे। उसमें निवेश को प्रोत्साहित कर पाएगा गिफ्ट सिटी और रणनीतिक बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं में संप्रभु निधि और प्रतिबद्धताओं के लिए प्रयास करना। मैंने आपको बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, जो स्ट्रेटेजिक, जो फंडामेंटल आप बोल सकते हैं, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर हमको निवेश करने की ज़रूरत है दोस्तों। निवेश बढ़ेगा तो हमारे जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेंगी। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, रणनीतिक वार्ता तंत्र का निर्माण। हम रणनीतिक वार्ता तंत्र का निर्माण कर सकते हैं। एक स्थायी भारत जीसीसी शिखर सम्मेलन की स्थापना में सहयोग को संरचित समीक्षा में सहायता मिलेगी। यानी कि एक स्थायी भारत और जीसीसी शिखर सम्मेलन की आवश्यकता हो सकती है, उसकी स्थापना की आवश्यकता हो सकती है, ताकि वो एक संवाद मंच का कार्य करे। दोनों देश या जो दोनों सदस्य हैं, जो जीसीसी के सदस्य और भारत, उनमें दोस्तों एक संवाद का मंच स्थापित होगा तो और अधिक हमको सहायता मिल पाएगी विभिन्न क्षेत्रों में। देखिए, प्रवासी सुरक्षा को बढ़ावा देना, बेहतर शिकायत निवारण, कानूनी सुरक्षा प्रणालियों के साथ व्यापक श्रम समझौतों पर बल देना। आप देख सकते हैं कि अगर कोई शिकायत है तो शिकायत निवारण जो तंत्र हैं, कानूनी सुरक्षा प्रणालियों, उसके साथ व्यापक जो हमारे जो समझौते हैं उसको सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है दोस्तों। हरित ऊर्जा साझेदारी, इसमें आप देखेंगे कि सौर और हाइड्रोजन के क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देना। मैंने आपको बताया कि जो ग्रीन एनर्जी है दोस्तों, आज के तौर पे जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसके बहुत बड़े स्रोत हैं। जो ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप पे ध्यान दिया जाए, उसके संयुक्त उद्यमों में ध्यान दिया जा सकता है। उसके बाद देखेंगे कि डिजिटल और एआई में सहयोग, जीसीसी और इंडिया के बीच एआई और फिनटेक इनोवेशन लैब्स की स्थापना की जा सकती है, ताकि वो जो डिजिटल जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट मिले, उसको वो गेन हो सके दोस्तों। और रक्षा और समुद्री संबंधों को मजबूत करना, जीसीसी नाव के साथ रक्षा अभ्यास का विस्तार करना। मैंने आपको बताया कि हम ओमान के साथ और यूएई के साथ, सऊदी अरबिया के साथ जो द्विपक्षीय जो रक्षा अभ्यास होता है दोस्तों, उनका विस्तार किया जाना चाहिए। और भी जो जीसीसी के जो सदस्य हैं दोस्तों, उनके साथ जो नौसेनाएं जो है, वायुसेना के अभ्यास सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जलवायु कार्यबल का गठन, संयुक्त अनुसंधान केंद्रों के माध्यम से संधारणीय मरुस्थल शहरीकरण और नवीकरणीय विलवणीकरण मॉडल का अध्ययन किया जा सकता है। इसके आप देख सकते हैं कि जो क्लाइमेट टास्क फोर्स है दोस्तों, क्लाइमेट टास्क फोर्स आपको नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसमें आपको
मदद कर सकती हैं। जो संयुक्त अनुसंधान है उनमें केंद्रों में आपको मदद कर सकती है। संधारणीय मरुस्थलीकरण, शहरीकरण में आपको मदद कर सकती है। आप शहरीकरण करें तो सस्टेन जो अर्बनाइजेशन है वो करें और अवैध तरीके से शहरीकरण को रोकी। इन विभिन्न प्रकार के जो जलवायु जो कार्यबल जो गठन है उसमें ये सहयोग कर सकता है दोस्तों। उसके बाद अपन देखेंगे सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधों को बढ़ावा देना। अब देख सकते हैं दोस्तों कि किसी दो देशों या किसी दो जो पक्ष हैं उसके बीच अगर आपको विभिन्न प्रकार के जो संबंध है वो सुदृढ़ करने हैं तो आपको सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधों को बढ़ावा देना दिया जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे जीसीसी विश्वविद्यालयों में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की नई पीठ, हिंदी विभाग और भारत अध्ययन केंद्र स्थापित किया जा सकता है ताकि जो आपसी संस्कृति है, जो सांस्कृतिक जो कल्चर है दोस्तों हमारा, उसको हम आगे लेके जाएं और दोनों देशों के संबंधों को और सुदृढ़ किया जा सके। यहाँ पे लगभग दोस्तों हमारा टॉपिक है वो ख़त्म हुआ। मैंने आपको विभिन्न पक्षों की बात की, मैंने जो जीसीसी और भारत के जो संबंध हैं उनके महत्व की बात की, मैंने जीसीसी के क्या उसके उद्देश्य हो सकते हैं दोस्तों, उसके संबंध के बारे में मैंने बात किया। उसके जीसीसी का परिचय मैंने दिया कि कब स्थापना हुई, इसकी स्थापना क्यों हुई, इसके बैकग्राउंड क्या थे, वो सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपसे बात की। आई एम रियली सॉरी। तो इसको आप देख सकते हैं दोस्तों, विभिन्न प्रकार के जो रहते हैं उसके मैंने बात की। यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है दोस्तों, 2 सेकंड प्लीज़। यहाँ पे प्री के कुछ क्वेश्चन हैं दोस्तों, प्री के और मेन से कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाले हैं, उसको आपको सॉल्व करना है। ये सारे जो है दोस्तों वो PYQs हैं जो आते रहते हैं। जो 2016 में जैसे आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं 2016 में आया था। निम्नलिखित में से कौन खाड़ी सहयोग परिषद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का सदस्य नहीं है, तो आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। एक कहता है ईरान, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया है, इसका आंसर आपको दोस्तों करना है कमेंट में, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, कमेंट कीजिएगा नीचे। और आपको अब मेरे टेलीग्राम आईडी ज्वाइन करनी है, टेलीग्राम में आपको इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। अब एक मेंस का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। मेंस का क्वेश्चन है 2017 में आया था। कहता है कि दोस्तों भारत की ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न भारत की आर्थिक प्रगति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। पश्चिमी एशियाई देशों के साथ भारत की ऊर्जा नीति सहयोग का विश्लेषण कीजिए। मैंने आपको एग्जैक्टली जो जो चीज़ें बताई उसके बारे में आपको लिख देना है। जो फैक्ट्स बताए, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है सऊदी अरब के साथ, ओमान के साथ, उसको आप लिख सकते हैं। हमारा जो 154+ जो बिलियन डॉलर्स है उसका जो व्यापार जो बढ़ा है 2022-23 तक, उसको आप लिख सकते हैं दोस्तों। तो विभिन्न जो पक्ष हो सकते हैं जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चाएं की, उसके बारे में आप इसमें लिख सकते हैं दोस्तों और अपने स्तर पे आप इसको जांच सकते हैं। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, आगे और हम बात करते रहेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में। आप प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और इन जो क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिए आप और कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं और किसी वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।